दिव्या के ससुराल का रहस्य, अपनों पर किए गए विश्वास को तार तार कर देने वाली एक लंबी कहानी। अनुराग की पत्नी दिव्या को ससुराल आए एक सप्ताह बीता था। दिव्या की सास नहीं थी। दिव्या के ससुर जी 3 भाई थे और दिव्या के ससुर जी सबसे बड़े भाई थे, जिनका बेटा अनुराग था, जिससे दिव्या की शादी हुई थी। उसके बाद मंझले चाचा जी थे। उनकी भी एक बेटी थी, जो कि दूसरे शहर में नौकरी करती थी और शादीशुदा थी। उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। उसके बाद छोटे चाचा चाची थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। घर में दिव्या से पहले औरत के नाम पर बस छोटी चाची सास थी। दिव्या की सास कुछ साल पहले हार्ट अटैक से गुजर गई थी और दिव्या की मंझली चाची सास भी हार्ट अटैक से गुजर चुकी थी। घर में औरत के नाम पर बस छोटी चाची थी। दिव्या की 2 बड़ी ननद थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। दिव्या ने गौर किया, घर में जो छोटी चाची हैं वह पूरे घर में अपना हुक्म चलाती रहती हैं और खुद को घर की अकेली मालकिन समझती हैं। सही बात भी है। आज तक तो वह घर की अकेली मालकिन ही थी, क्योंकि घर में औरत के नाम पर कोई नहीं था। लेकिन अब दिव्या आ चुकी थी और वह अपने घर की इकलौती बहू थी, तो वह भी अपना हक जताती थी। क्योंकि कुछ भी था, छोटी चाची उसकी खुद की सास तो नहीं थी, तो वह अपने घर की मालकिन तो खुद ही को समझेगी, क्योंकि उसकी सास तो वह थी नहीं। दिव्या का ससुराल बहुत बड़ा था, जिसमें तीनों भाइयों के अलग अलग 4 रूम थे और सबका अलग अलग खाना बनता था। क्योंकि दिव्या की सास और मंझली चाची सास नहीं थी, तो दिव्या की शादी से पहले दिव्या की ननंदें खाना बनाती थीं और एक एक करके सारी ननंदों की शादी हो गई। तब तक दिव्या भी ब्याह कर आ गई, तो अब दिव्या ने किचन संभाल लिया था। बीच में कुछ दिनों के लिए छोटी ननंद की शादी के बाद करीब 1 वर्ष तक छोटी चाची सास ने बड़े जेठ और अनुराग को खाना खिलाया था, इसलिए वह कुछ ज़्यादा ही हक जताती थी। मंझले चाचा ससुर छोटी चाची सास से कोई खास मतलब नहीं रखते थे और वह अपना खाना खुद बनाते थे, क्योंकि उनकी बेटी दूसरे शहर में रहती थी और शादीशुदा थी। लेकिन दिव्या ने गौर किया कि वह अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं और उनसे कोई संबंध नहीं रखते। दिव्या ने यह भी गौर किया कि उसके ससुर जी और उसका पति छोटी सास के कुछ ज़्यादा ही करीब हैं और वह जैसा बोलती हैं वैसा ही यह दोनों करते हैं। दिव्या को लगा कि चाची ने इतने दिनों तक उसके ससुर जी और पति का ख्याल रखा है, इसलिए वह ऐसा करते हैं। लेकिन अब तो दिव्या आ चुकी थी और अपनी रसोई खुद संभाल रही थी। फिर भी चाची कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती थी और सोचती थी दिव्या उनके अनुसार ही चले, और दिव्या को यह सब कुछ बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे लगता था जब सब अपना अलग अलग बनाते खाते हैं तो अपने अपने हिसाब से रहें, कोई किसी की ज़िंदगी में दखल क्यों दे। वैसे भी दिव्या अपने घर की इकलौती बहू थी, तो वह अपने हिसाब से रहना चाहती थी। लेकिन चाची उसे बिल्कुल अपने अंदर दबाकर रखना चाहती थी और इस बात को लेकर दिव्या और अनुराग में अक्सर बहस होती थी। अनुराग अपनी चाची के ही गाने गाता था और दिव्या के ससुर जी भी घर की छोटी बहू यानी कि उसकी चाची सास के ही गाने गाते थे। लेकिन दिव्या को पता नहीं क्यों पहले दिन से ही चाची सास पसंद नहीं आती थी। छोटे चाचा और चाची उसे बहुत ही शातिर किस्म के लगते थे, बल्कि मंझले चाचा उसे अच्छे लगते थे। लेकिन वह किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे और दिव्या के घर में आते ही छोटे चाचा चाची ने उसे मंझले चाचा के खिलाफ अच्छे से भरा भी था कि वह बहुत बेकार आदमी है, उनसे दूर रहना और उनकी बेटी से भी दूर रहना। हम ही तुम्हारे अपने हैं इस घर में। दिव्या को अभी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। दिव्या की छोटी चाची सास ने अकेली बहू होने का पूरा फ़ायदा उठाया था और लगभग पूरे घर पर एकाधिकार करके रखा हुआ था और सब कुछ उनके हिसाब से होता था, क्योंकि दिव्या के ससुर जी और अनुराग पूरी तरह से छोटे चाचा चाची के मुट्ठी में थे। वह लोग जैसा बोलते थे या दोनों बाप बेटा वैसा ही करते थे। मंझले चाचा जी अकेले पड़ जाते थे। उनका कोई बेटा तो था नहीं, एक बेटी थी जो उनसे दूर अपने ससुराल में थी, तो उनके यह लोग कोई गिनती ही नहीं लगाते थे। इसलिए पूरे घर पर छोटी चाची का हुक्म बज रहा था। लेकिन दिव्या इन लोगों से अलग थी और वह छोटे चाचा चाची की गुलाम बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। पता नहीं क्यों वह लोग उसे पहले दिन से ही अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह से दिव्या की शादी को 6 महीने गुजर गए और इन 6 महीनों में दिव्या को अच्छे से समझ में आ गया था कि कौन कैसा है। दिव्या के छोटे चाचा और चाची सास ससुर के बच्चे, जो कि दिव्या के देवर और ननंद लगते थे, वह दोनों भी दिव्या के ऊपर अपना दबदबा रखते थे।
और खुद को घर का मालिक समझते थे। लेकिन दिव्या किसी से दबने वाली तो थी नहीं, और वैसे भी अब काफ़ी दिन हो चुके थे और दिव्या ने अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया था। सबसे पहले दिव्या ने देखा कि घर में जब हर किसी के लिए 4-4 रूम निश्चित है, तो छोटे चाचा चाची ने उसकी ननंदों की शादी के बाद उनके हिस्से के 2 रूम, जो कि वह सब इस्तेमाल करती थी, अपने कब्जे में रखे थे और उसमें अपना दुकान का सामान भरकर बिल्कुल गोदाम जैसा बना रखा था। और खुद के चारों रूम में एक को ड्राइंग रूम और एक को अपना बेडरूम और बाकी के 2 रूम अपने दोनों बच्चों को दे रखे थे। साथ ही साथ छोटी चाची सास ने मंझले चाचा ससुर का एक रूम भी अपने कब्जे में कर रखा था। वह कभी कभी अपना रूम खाली करने के लिए बोलते थे, जिस पर छोटे चाचा चाची उनसे काफ़ी लड़ाई करते थे और यहाँ तक बोलते थे, क्या करोगे इतने कमरे लेकर, एक बेटी ही तो है जो कि शादी करके अपने घर चली गई है, फिर तुम्हारा क्या है, मरोगे तो क्या साथ लेकर जाओगे। और पता नहीं क्या क्या गंदी बातें बोलते थे और मंजली चाचा चुप हो जाते थे। दिव्या ने अब सोच लिया था कि उसे मुंह खोलना पड़ेगा और उसने अपनी चाची सास से बोला, चाची आप हमारे दोनों रूम खाली कर दीजिए। शादी के बाद से एक हमारा बेडरूम बन गया है और एक पापा का बेडरूम है। अब कम से कम हमें एक ड्राइंग रूम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही और एक एक्स्ट्रा रूम तो रहना ही चाहिए। अगर कभी कोई मेहमान या दीदियाँ आ जाएंगी तो कहाँ रहेंगी, तो आप हमारे दोनों रूम खाली कर दीजिए। चाची ने बोला, अरे दिव्या तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी ननंद क्या मेरी बेटी नहीं है, वह आएंगी तो मेरे बच्चों के रूम है ना, आराम से रहेंगी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। वैसे भी अभी तुम्हें रूम का क्या काम है, और मेरा ड्राइंग रूम तो है ही किसी के आने जाने के लिए, परेशान मत हो, और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी मैं खुद ही खाली कर दूंगी। दिव्या को समझ में आ चुका था कि उसकी चाची सास बहुत ही शातिर किस्म की है और सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है और वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है। दिव्या ने जब अनुराग और अपने ससुर जी से इस बारे में बात की तो उन लोगों ने बोला, छोड़ो, तुम फालतू के पचड़ों में क्यों पड़ती हो, तुम्हें अभी कमरों का क्या काम है, इतना अच्छा बेडरूम तो है तुम्हारा और पापा का भी अपना बेडरूम है। मेहमान हमारे घर में कोई खास आते नहीं हैं, और आएंगे तो चाची का ड्राइंग रूम तो है ही। और रही दीदी लोगों की बात, तो वह जब भी आएंगी तो चाचा चाची ही आज तक करते आए हैं, आगे भी चाची जी करेंगी। दिव्या को लगा कि चाचा चाची ने आखिर ऐसा क्या जादू कर रखा है कि उसके ससुर जी और उसका पति उनके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, जबकि दिव्या को वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दिव्या ने अपने मंझले चाचा ससुर से बात करने की कोशिश की और बोली, चाचा जी आप हम लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते, इतनी दूरी बनाकर क्यों रखते हैं, ऐसा क्या हो गया है। मंझले चाचा जी ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो चाहता हूँ लेकिन भैया ही मुझसे बात नहीं करते, और अनुराग को भी मना कर रखा था और अपनी बेटियों को भी। भैया और अनुराग तो वही करते हैं जो छोटा भाई और उसकी बीवी कहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उन लोगों से दूरी बनाकर रखता हूँ। दिव्या ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तो आपसे बात कर सकती हूँ। चाचा जी ने बोला, बिल्कुल तुम मुझसे बात कर सकती हो। दिव्या ने बोला, छोटे चाचा चाची मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं, कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाते हैं मेरे ससुर जी और पति के ऊपर, और सोचते हैं मुझे भी अपना गुलाम बनाकर रखेंगे, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। जब सब अपना अपना कमा खा रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए। चाचा जी ने बोला, दिव्या तुम सही बोल रही हो, देखो तुम्हारे 2 कमरे और मेरा एक कमरा उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, और खाली करने के लिए बोल दो तो लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। सारे घर की अकेली मालकिन समझती है वह खुद को। दिव्या ने बोला, यह सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, मुझे समझ में आ गया है। इस घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए चाची ने इसका फ़ायदा उठाया है, पूरे घर पर अपना एकाधिकार जमा लिया है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगी। इस घर में औरत नहीं थी, इसका फ़ायदा तो उठाया गया है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। खैर छोड़ो, तुम बस अपना ख्याल रखो, और अगर तुम्हें थोड़ा भी लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यही कहूँगा कि अपने छोटे चाचा चाची से दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम और अनुराग अपना एक अलग घर लेकर रहो, उस पर शिफ्ट हो जाओ। दिव्या ने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह हमारा घर है। चाचा ने बोला, नहीं बस ऐसे ही। तब तक अनुराग आ गया था और दिव्या को चाचा जी से बात करते हुए देखकर बहुत ज़ोर से गुस्सा किया और बोला,
तुम उनसे क्यों बात कर रही हो? मैंने मना किया था ना उनसे बात करने के लिए। दिव्या ने बोला, अरे तो क्या हुआ? जैसे छोटे चाचा चाची तुम्हारे अपने हैं, वैसे ही यह भी तो तुम्हारे अपने चाचा हैं। इनसे बात करने में क्या बुराई है? मुझे तो यह बहुत अच्छे लगते हैं। अनुराग ने बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत ही बेकार आदमी है यह। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल झगड़ालू है। इनसे दूर ही रहो, नहीं तो तुमसे भी लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। फिर तुम ही आकर बोलोगी कहाँ फंस गई। और चुपचाप चलो, खबरदार जो आइंदा उनसे बात की। दिव्या को अनुराग की बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन अनुराग खींचता हुआ दिव्या को वहाँ से ले गया। चाचा जी सब कुछ देख रही थी, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन दिव्या को यह सब कुछ सही नहीं लगा और उसने अनुराग से बोला, तुमने अपने चाचा जी के लिए ऐसा क्यों बोला? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अनुराग ने बोला, जो लगा होगा लगने दो, मुझे उनसे क्या लेना देना। तुम्हें बात करनी है तो सिर्फ छोटे चाचा चाची और उनके बच्चों से करो। वह लोग बहुत अच्छे हैं, पर यह अच्छे नहीं हैं। तब तक दिव्या के ससुर जी भी आ चुके थे। उन्होंने भी दिव्या से यही बात बोली, पर दिव्या को पता नहीं क्यों छोटी चाची सास और उनके बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। उसने बोला, मुझे छोटी चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही चालाक और मक्कार किस्म की लगती है मुझे। धूर्तता कूट कूट कर भरी हुई है उनमें, और मैं ऐसे लोगों के करीब नहीं रह सकती, इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। लेकिन अनुराग और ससुर जी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे, और ऐसा बोलने के लिए उन्होंने दिव्या को अच्छी खासी खरी खोटी भी सुनाई। दिव्या को बहुत बुरा लगा कि अपनी चाची के लिए अनुराग उसे इतना भला बुरा कह रहा है, जबकि वह उसकी पत्नी है। तो दिव्या ने यही बात अनुराग से बोल दी। तो अनुराग ने बोला, दिव्या तुम आ जाई हो। मम्मी के जाने के बाद से चाची ने ही सारे भाई बहनों का ख्याल रखा है। दीदी तो सब बड़ी थी और एक एक करके उनकी शादी हो गई। मैं तो छोटा था। चाची ने हमेशा मेरा ख्याल रखा माँ की तरह, और मैं उन्हें अपनी माँ ही समझता हूँ। और तुम आकर हमारे बीच में दीवार खड़ी मत करो। बहुत अच्छी हैं चाची। अच्छा तो हमारे कमरे को यूँ हड़प कर क्यों रखा हुआ है? अनुराग ने बोला, फालतू की बकवास मत करो, यह सब छोटी मोटी बातें हैं। जरूर मंजिले चाचा ने तुम्हारे कान भरे होंगे, तुम उनसे बातें जो करती हो। दिव्या ने बोला, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई मेरे कान भर दे। पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। अनुराग ने बोला, मुझे कोई बहस नहीं करनी। तुम मंजिले चाचा जी से बात नहीं करोगी तो नहीं करोगी। और हाँ, छोटी चाची को अपनी सास जैसा ही समझना, बल्कि सास ही समझना, क्योंकि वही हम लोगों के लिए सब कुछ करती हैं। बहुत ख्याल रखा है उन्होंने हम सबका। कहकर अनुराग वहाँ से चला गया। दिव्या को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था कि आज चाची के लिए अनुराग ने उसे इतना भला बुरा कहा, जो कि उसे इतना प्यार करता था। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी अपनी चाची सास पर पड़ी, जो कि उसको ही देख रही थी। और दिव्या को ऐसा लगा जैसे वह कह रही हूँ, देख लो अपनी औकात इस घर में, मुझसे पंगा मत लेना। दिव्या को तो अब पूरा यकीन हो गया था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ है। छोटी चाची बहुत ही मक्कार और धूर्त किस्म की औरत है, जिसने पूरे घर पर अधिकार कर रखा है। और दिव्या ने सोच लिया कि वह जल्दी इनकी पोल पट्टी सबके सामने खोल कर रहेगी। दिव्या ने अब गौर करना शुरू कर दिया था कि उसके ससुर जी अपने दुकान से लौटते वक्त अपने घर के लिए जो साग सब्जी, फल, दूध, बिस्किट, नमकीन वगैरह लेकर आते हैं, वह सब कुछ अपने छोटे भाई की रसोई के लिए भी लेकर आते हैं। दिव्या को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। वैसे ही इतना महंगाई का ज़माना है, इंसान का अपना खर्चा चलाना ही मुश्किल है, ऊपर से छोटे भाई की रसोई का खर्चा कोई कैसे चला सकता है। दिव्या बहुत अच्छे से समझ रही थी कि छोटे चाचा चाची ने दिव्या के ससुर जी को इमोशनल ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, और उसके ससुर जी को ऐसा लगता है कि अगर उन लोगों से बनाकर नहीं रखेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। और इसी तरह चालाकी से वो लोग अपने घर का आधा खर्चा अपने बड़े भाई से निकलवा लेते हैं। दिव्या ने इस बारे में अपने ससुर जी से बात भी की, तो उन्होंने कहा, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? मैं लेकर आता हूँ ना। तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है ना अपनी रसोई में। बस तुम खुश रहो, मैं क्या करता हूँ इसकी चिंता तुम मत करो। और छोटे चाचा चाची का सम्मान किया करो। तुम्हारी अपनी सास तो है नहीं, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो छोटी चाची ही तुम्हारे काम आएंगी। दिव्या ने कुछ नहीं बोला और अपने रूम में आ गई। दिव्या को समझ में नहीं आया कि आखिर छोटे चाचा चाची इतना अधिक हावी कैसे हो सकते हैं, और क्यों। मंझले चाचा तो उनसे कोई लेना देना नहीं रखते। दिव्या यह सब कुछ सोच ही रही थी कि उसकी बड़ी ननंद
सोनी आ गई और आते ही अपनी चाची के गले लग गई। दिव्या जब रूम से बाहर आई उसके बाद वह दिव्या से मिली, लेकिन पूरा टाइम चाची से ही बातें करती रही, जबकि दिव्या की अभी नई नई शादी हुई थी और सोनी से उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, ना ही किसी और ननद से। लेकिन सोनी दीदी तो चाची से इतना घुली मिली थी जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलने आई हो। दिव्या को लगा कि वह गलत है। चाची ने बहुत प्यार से सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि उसकी अपनी सास तो थी नहीं, इसलिए बच्चे चाची को अपनी माँ समझते हैं। फालतू में वह कुछ ज़्यादा ही दूरियां बना रही है चाची से, क्योंकि अगर वह गलत होती तो उसके ससुर जी और सारे भाई बहन उनके गुणगान नहीं करते रहते। हो सकता है मंझले चाचा में ही कोई कमी हो, इसलिए कोई उनसे बात नहीं करता। शाम को जीजू सोनी दीदी को लेने के लिए आने वाले थे। शाम को जैसे ही दिव्या के नंदोई जी अपनी पत्नी को लेने के लिए आए, दिव्या की चाची सास की बेटी नव्या सीधा जीजू के पास पहुंच गई और बोली, जीजू इस बार आप मेरे बर्थडे पर नहीं आए थे तो आपने मेरा गिफ्ट भी नहीं दिया, मुझे तो आज ही चाहिए। जीजू ने भी बड़े प्यार से बोला, हाँ नव्या, आप तो हमारी छोटी साली हैं, हम आपको बिल्कुल गिफ्ट देंगे, क्या चाहिए आपको। दिव्या भी देखकर मुस्कुरा रही थी कि सच में वह कितना गलत सोच रही थी। यह सब एक दूसरे से कितना घुल मिल कर रहते हैं और कितने हक से चचेरी बहन अपने जीजू से गिफ्ट मांग रही है। ऐसा ही होना चाहिए। दिव्या के नंदोई जी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो नव्या ने बोला, मुझे लेटेस्ट वाली स्मार्ट वॉच चाहिए। जीजू ने बोला, तुम ऑर्डर कर लो जो स्मार्ट वॉच तुम्हें चाहिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। और नव्या ने 18,000 की घड़ी ऑर्डर कर दी और जीजू ने 18,000 की पेमेंट भी कर दी। किसी को कोई दिक्कत नहीं लगी इतनी बड़ी पेमेंट में। ठीक है, जीजू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी चाची को तो सोचना चाहिए था, वह घर के दामाद हैं, बेटी को थोड़ा तो समझाती। इतना बड़ा गिफ्ट भला कोई मांगता है। लेकिन नहीं, वह तो उल्टा खुश हो रही थी और बोल रही थी, सही है जीजू, पर इतना हक तो तुम्हारा बनता ही है। उसके बाद दिव्या के ननद नंदोई चले गए, बल्कि उन लोगों ने खाना भी चाची के पास ही खाया था, जबकि दिव्या ने बोला था, मैं खाना बना रही हूँ। पर सोनी ने बोल दिया, दिव्या तुम रहने दो, आज तो मैं चाची के हाथ का ही खाना खाऊंगी। वैसे भी वहाँ पर चाची के हाथ का खाना कहाँ नसीब होता है। दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह गलत है या सही। सोनी सिर्फ छोटे चाचा चाची से ही मिली, मंझले चाचा से बात तक नहीं की। आखिर ऐसा क्या था इस घर में, दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि दिव्या की शादी में मंझले चाचा जी की बेटी आकृति भी नहीं आई थी, या शायद उसे बुलाया नहीं गया था। ना ही मंझले चाचा जी शादी में उपस्थित थे। दिव्या ने अनुराग से एक दो बार इस बारे में बात करने की कोशिश भी की थी, तो अनुराग ने वही जवाब दिया था कि मंझले चाचा जी अच्छे आदमी नहीं हैं, इसलिए कोई उनसे नहीं बोलता। छोटे चाचा चाची बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखा है, और हमेशा हम उनका ख्याल रखेंगे। तुम भी जितनी जल्दी हो सके चाचा चाची से रिश्ते मधुर कर लो। और दिव्या चुप हो गई, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अगले दिन दिव्या के ससुर जी और अनुराग दुकान जा चुके थे और घर में अचानक छोटी चाची सास के और मंझले चाचा जी की लड़ाइयों की आवाज़ें आने लगी। दिव्या ने कमरे से बाहर आकर देखा तो मंझले चाचा जी छोटी चाची सास दोनों के बीच तू तू मैं हो रही थी। दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद लड़ाई की वजह दिव्या को समझ में आई। दिव्या के दादा ससुर जी की कुछ दुकानें थी बीच मार्केट में, जो कि काफ़ी वक्त से बंद पड़ी थी, और दिव्या की चाची सास ने उन सारी दुकानों को साफ करवा के किराए पर चढ़ा दिया था और सारा किराया खुद ले रही थी। इसी बात की लड़ाई दिव्या की चाची सास और मंझले चाचा ससुर में हो रही थी, क्योंकि उन दुकानों पर तीनों भाइयों का बराबर का हक था, और बिना किसी से पूछे चाची ने उन दुकानों को किराए पर लगा दिया था और खुद सारा किराया लेने लगी। दिव्या के ससुर जी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही अनुराग को, क्योंकि वह लोग तो अंधा विश्वास करते थे अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर। लेकिन मंझले चाचा जी इसी बात की लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। दिव्या ने उन दोनों के बीच में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर भी दिव्या को लग रहा था कि गलती तो छोटी चाची की ही है। जिस प्रॉपर्टी पर तीनों भाई का बराबर का हक होना चाहिए, उसे वह अकेले कैसे ले सकती हैं, और अगर लेकर किराए पर लगा भी दिया है तो किराया 3 हिस्सों में बंटना चाहिए।
वह अकेले कैसे रख सकती है, लेकिन वह अभी नई नई आई बहू थी, इसलिए उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। और लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। घर में और कोई नहीं था। दिव्या की चाची बहुत शातिर औरत थी। उसने जानबूझकर अपना सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और बोला, मेरे जेठ ने मेरे ऊपर वार किया है, मैं घर में अकेली थी और उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है। और जेठ जी को पुलिस पकड़ कर ले गई। दिव्या घबरा गई थी। उससे फ़ोन करके अनुराग को सारी बातें बताई। थोड़ी देर के बाद छोटे चाचा जी, दिव्या के ससुर जी और अनुराग सब घर पर आ गए थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मंझले चाचा जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, बल्कि छोटे चाचा जी ने कहा, बहुत अच्छा किया, उसकी वही जगह है। लेकिन दिव्या को तो पता था कि चाची झूठ बोल रही है। मंझले चाचा ने चाची के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। उन्होंने अपने औरत होने का फ़ायदा उठाया और पुलिस वालों से झूठ बोला था। ऊपर से गलती भी उन्हीं की थी, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी। दिव्या ने जब अनुराग से इस बारे में बात की तो अनुराग ने बोला, चाचा जी इसी लायक है। दिव्या ने बोला, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाची झूठ बोल रही हैं। चाचा जी ने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। उन्होंने झूठे इल्ज़ाम में उन्हें जेल भिजवा दिया है। हमें उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी को भी यह सब पता नहीं होगा और उनका कोई और है भी नहीं। इस पर अनुराग बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तुमसे बोला है ना, इन सब मामलों में दूर रहो। चाची गलत हो ही नहीं सकती, मुझे पता है। चाचा जी ने ही कुछ गड़बड़ की होगी और तुम बहुत आजकल उनके गुणगान करने लगी हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उनसे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अनुराग ने बहुत बुरे तरीके से दिव्या से बोला था। दिव्या को लगा चाची के लिए अनुराग ने उससे इतनी बुरी तरह से बात की है, जबकि चाची गलत है। आज दिव्या को पूरा यकीन हो गया था कि वह गलत नहीं सोचती है। चाची बहुत शातिर औरत है और वह कुछ भी कर सकती है। जब उसकी आंखों के सामने झूठ बोल दिया और मंझले चाचा जी को जेल भेज दिया, तो वह कुछ भी कर सकती है। दिव्या को तो चिंता थी कि मंझले चाचा जी जेल में है, वह बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि उनका तो कोई है भी नहीं और उनकी एक बेटी जिसका फ़ोन नंबर भी दिव्या के पास नहीं है। अनुराग से कुछ कहना बेकार है, वह तो उसकी मदद करेगा नहीं। दिव्या ने सोचा उसे ही कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन जब अनुराग और उसके ससुर जी दुकान चले गए तो दिव्या चुपचाप से मंझले चाचा जी के रूम में गई। वह भी अपनी छोटी चाची से बचकर, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह शातिर औरत कुछ भी कर सकती है और इससे बचकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके कब्जे में है। खैर, दिव्या ने मंझले चाचा जी के कमरे में थोड़ी बहुत खोजबीन की तो उसे उनकी बेटी आकृति का फ़ोन नंबर एक डायरी में लिखा हुआ मिल गया और उसने उस नंबर पर फ़ोन करके बोला, दीदी मैं दिव्या बोल रही हूँ, अनुराग की पत्नी। क्योंकि उनकी बेटी शादी में नहीं आई थी, क्योंकि अनुराग और उसके ससुर जी ने उसे बुलाया ही नहीं था। उसने बोला, हाँ बोलो, क्या बात है। तो दिव्या ने बोला, दीदी आप हमारी शादी में तो नहीं आई थी। इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि इस घर में आपके पापा को और आपको कोई भी पसंद नहीं करता, पर मुझे आपके पापा बहुत पसंद है और वह सही लगते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि बहुत मुश्किल से मैंने पापा के कमरे से आपका नंबर निकाला है। आपके पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। चाची ने उनके ऊपर मारपीट का झूठा इल्ज़ाम लगाया है और कोई उन्हें अभी तक छुड़ा कर नहीं लाया है। वह जेल में है, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर खोज कर निकाला है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। यहाँ पर तो कोई उनकी मदद नहीं करने वाला। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आकृति परेशान हो गई। उसने बोला, थैंक यू दिव्या, तुमने मुझे सही वक्त पर बता दिया, मैं कुछ करती हूँ। आकृति फ़्लाइट पकड़कर अपने मायके आ गई और अपने पति को लेकर तुरंत अपने पापा की जमानत करने गई और जल्दी अपने पापा को घर लेकर आ गई। जब घर में दिव्या के मंझले ससुर जी अपनी बेटी और दामाद के साथ आ रहे थे तो दिव्या की चाची घूर घूर कर देख रही थी और सोच रही थी इसे कैसे पता चल गया और इसने अपने पापा को कैसे छुड़ा लिया। और दिव्या को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि यह सब किसकी करतूत है। उधर आकृति अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्यों रहते हैं आप यहाँ इन राक्षसों के बीच? चलिए हमारे साथ, छोड़ दीजिए इस प्रॉपर्टी का लालच, जिसे जो लेना है लेता रहे। आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो यह मक्कार शातिर औरत आपके साथ कुछ भी कर सकती है। आपको तो पता ही है इसने पहले भी कैसे कैसे गुल खिला रखे हैं। जो इसके गुलाम बनकर रहना चाहते हैं वह रहें,
लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। रखने दीजिए प्रॉपर्टी इसे, उसी के लिए तो मरी हुई है वह। आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। दिव्या यह सब कुछ सुन रही थी और चाची सास भी सुन रही थी और वह लड़ने के लिए फिर से चाचा जी के कमरे की ओर गई। लेकिन इस बार उनका सामना आकृति से हुआ और उसने सीधा बोला, चाची, इस बार आप औरत होने का ड्रामा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ी हूँ और मैं भी एक औरत हूँ। तो अभी सच में मैं आपका सिर फोड़ दूँगी। दूर रहिए मेरे से। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सारी प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब है। आकृति का गुस्सा देखकर चाची चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई, क्योंकि वह इतने गुस्से में थी कि कुछ भी कर सकती थी। लेकिन आकृति फिर भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, खबरदार जो मेरे पापा के ऊपर फिर कोई घटिया इल्ज़ाम लगाया। और आकृति ने गुस्से में किचन से चाकू उठा लिया और बोला, आज मैं आपका काम तमाम ही कर देती हूँ। सारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी आपने हमारी। चाची डर के मारे अपने कमरे में चली गई, यह बोलते हुए कि यह लड़की तो पागल हो गई है, सच में मुझे मार डालेगी। आकृति को मंझले चाचा जी ने शांत किया, क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। आखिर उसके मायके में उसके पिता के अलावा था ही कौन। किसी भी बेटी के लिए यह दुख की बात तो थी ही कि उसके पिता के साथ इतना कुछ गलत किया जा रहा है। दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्यों इतनी नफरत करती है आकृति चाची से, और उसकी ननंदे तो छोटी चाची पर जान छिड़कती हैं। आखिर बात क्या है। खैर, थोड़ी देर में जब घर में शांति हो गई तो मंझले चाचा जी की बेटी आकृति ने दिव्या से बोला, तुमने वक्त पर मुझे बता दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पापा तो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है, बोलते हैं मैं उसका खेल खत्म करके रहूँगा। इस घर में सब उसे देवी मानते हैं, पर वह क्या है यह मैं और पापा बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर तुम चाहो तो जल्द ही तुम भी जान जाओगी। लेकिन अगर अपने ससुर, पति और ननदों की तरह आँख पर पट्टी बांधकर चाची के एहसानों के गुणगान गाती रही तो तुम भी उनके जैसी बन जाओगी और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और तुम देखती रह जाओगी। खैर, मैं और मेरे पति जा रहे हैं, क्योंकि हम इमरजेंसी में ऑफिस से बिना छुट्टी लिए आए थे। पापा का ख्याल रखना अगर हो सके तो, और उन्हें मनाने की कोशिश करना कि वह हमारे साथ चलें। यहाँ पर कभी भी वह सुरक्षित नहीं रहेंगे। मम्मी को तो मैं खो चुकी हूँ और पापा को मैं नहीं खोना चाहती। दिव्या को आकृति में कोई खराबी नज़र नहीं आई और चाची की सारी हरकत और झूठ तो उसने देख ही लिया था। दिव्या को जब भी मौका मिलता वह मंझले चाचा जी से बात जरूर करती, लेकिन छिपकर, क्योंकि उसे पता था अगर छोटी चाची को पता चल गया तो वह अनुराग और उसके ससुर जी को अच्छे से भड़का देंगी और फिर उसका बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एक दिन मौका निकालकर दिव्या चाचा जी से बात कर रही थी और बोली, चाचा जी, आपने तो सही किया था, उन दुकानों पर सबका बराबर का हक है, उसे अकेले चाची कैसे ले सकती हैं। मंझले चाचा जी ने बोला, दिव्या, अभी तुम जानती क्या हो, इस घर की एक एक ईंट उसने अकेले हड़प कर रखी हुई है। धीरे धीरे तुमको पता चलेगा, लेकिन तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। हमें बात करने का मौका भी तो नहीं मिलता। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि उस मक्कार शातिर औरत से जितना बचकर रह सको रहना। वह कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। यह बात हमेशा याद रखना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उससे बचकर रहना। वह किसी भी हद तक जा सकती है। दिव्या ने बोला, चाचा जी, मैं ज़रूर ख्याल रखूँगी। चाचा जी ने बोला, दिव्या, तुम दुकान की बात कर रही हो? वह तो आज हुआ है, माँ को गुजरे तो 3 साल हो गए। माँ के सारे जेवर किसके पास है? क्या सिर्फ एक बहू का हक था उन जेवरों पर? लेकिन तुम्हारी छोटी चाची ने उन सारे जेवरों को अकेले रखा हुआ है। क्या उन पर तुम्हारा हक नहीं था? क्या उन पर मेरी बेटी का हक नहीं है? और ऐसे कितनी ही चीज़ें हैं इस घर में। तुम्हारे छोटे चाचा ससुर जी ने जिस दुकान पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और जिसकी लाखों रुपए महीने की कमाई वह खा रहे हैं, वह दुकान हमारे पिताजी की है, जिस पर हम तीनों भाइयों का बराबर का हक है। लेकिन उसे भी उन्होंने अकेले हड़प कर रखा हुआ है। धीरे धीरे तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। दिव्या ने बोला, तो यह सब कुछ अनुराग को भी तो पता होगा, वह विरोध क्यों नहीं करता? और पापा जी, वह भी कुछ नहीं बोलते। यही तो बात है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी वह कैसी औरत है। मुझे तो डर है जल्दी तुम भी उसके रंग में रंग जाओगी। दिव्या ने बोला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने तो उन्हें आते ही पहचान लिया था। पहचानते तो उसे सब हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा
बल्कि सब उसका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसने सबको अपने नाम की पट्टी आंखों पर बांधे के रखी हुई है और जल्दी तुम्हारे आंखों पर भी वह पट्टी बन जाएगी। दिव्या ने बोला, ऐसे कैसे, जब मुझे उनकी सारी असलियत पता है। चाचा ससुर ने बोला, दिव्या, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, पर अगर चाहती हो कि उसके नाम की पट्टी तुम्हारे आंखों पर ना बंधे तो तुम अपनी चाची सास का दिया हुआ कभी भी कुछ भी खाना मत, भले ही वह कहीं का प्रसाद हो या कुछ भी हो। और अगर वह तुम्हें कुछ खाने के लिए दें तो तुम ले लेना, पर उसे खाना मत। इतना ही कहूँगा। अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरी इतनी सी बात मान लो। धीरे धीरे बहुत कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आने वाला है, लेकिन मुझे तो डर है उसके पहले तुम भी अपने पति और ससुर जैसी अंधी हो जाओगी कि सामने होती हुई चीज़ भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी। दिव्या ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा चाचा जी, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद दिव्या अपने कमरे में आ गई, क्योंकि चाची सास के सोकर उठने का वक्त हो गया था और वह नहीं चाहती थी कि चाची सास जाने कि वह मंझले चाचा जी से बात करती है, नहीं तो वह फिर घर में बवाल मचवा देती। लेकिन दिव्या को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि चाची का दिया हुआ कुछ भी सामान या प्रसाद खाने के लिए चाचा जी ने क्यों मना किया है। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अगर उन्होंने मना किया है तो ज़रूर कोई बात होगी। आज दिव्या को अच्छा मौका मिल गया था मंझले चाचा जी से बात करने का, क्योंकि आज छोटी चाची सास अपने मायके गई हुई थी और 1-2 दिनों के बाद आने वाली थी। दिव्या आराम से घर का काम निपटा लेने के बाद मंझले चाचा जी के पास बात करने के लिए गई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए दिव्या ने पूछा, चाचा जी, क्या हुआ था चाची जी को, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। चाचा जी ने शांतिपूर्वक कहा, हार्ट अटैक से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। दिव्या ने बोला, अच्छा, लेकिन इतने कम उम्र में हार्ट अटैक, मैंने तो सुना है कि आपकी बेटी काफ़ी छोटी थी जब चाची जी गुजरी थी। मंझले चाचा ससुर ने बोला, हाँ, मेरी बेटी करीब 10-12 साल की थी जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ था। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, पर एकाएक हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कैसे, और हम उसे बचा नहीं पाए। दिव्या ने बोला, ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। थोड़ी देर तक मंझले चाचा ससुर शांत रहे, फिर बोले, हाँ, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, पर मेरी पत्नी अगर होनी की मौत मरी होती तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उसे मारा गया है। दिव्या यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। यह क्या बोल रहे हैं चाचा जी। दिव्या ने बोला, यह कैसे हो सकता है चाचा जी, कैसे मार सकता है कोई, और सबसे बड़ी बात, कोई किसी की जान क्यों लेगा। मंझले चाचा जी ने बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है। यह घर बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और तुम्हारी छोटी चाची सास जितनी शातिर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा शातिर है। भले ही सबकी आंखों पर उसकी प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ, इसलिए अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से मैंने खुद को और अपनी बेटी को उससे बहुत दूर करके रखा हुआ है और हमेशा ही रहूँगा। बहुत ही नीच और घटिया औरत है वह। दिव्या ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी। मानती हूँ छोटी चाची शातिर हैं, पर इतना बड़ा कांड वह नहीं कर सकती हैं। मंझले चाचा ससुर ने बोला, तुम कुछ नहीं जानती, कल तो तुम इस घर में आई हो और आज तुम सब कुछ जान गई हो। तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं, बहुत अच्छा घर था हमारा, सब बहुत प्यार से रहते थे। बड़े भैया का परिवार, मैं, मेरी पत्नी, तब मेरी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। माँ, पिताजी, हम सब बहुत खुश थे, और तुम्हारे छोटे चाचा जी की अभी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। प्यार का मंदिर था हमारा यह घर। उसके बाद इस घर में तुम्हारी छोटी चाची सास का आगमन हुआ। हमने सोचा जैसे आज तक प्यार से हमारा घर चल रहा है, आगे भी ऐसे ही हंसी खुशी से चलता रहेगा। लेकिन वह ऐसा तूफान लेकर इस घर में आई कि हमारे पूरे घर को तितर बितर करके रख दिया और हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। दिव्या ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता चाचा जी, यह सब तो होनी थी। मंझले चाचा जी ने बोला, मैं यह नहीं बोल रहा कि उसके इस घर में कदम पड़ने से कोई दुर्भाग्य आया है, बल्कि उसने अपनी शातिरता से इस घर में सारे कांड किए हैं। कुछ भी खुद से नहीं हुआ है, बल्कि किया गया है। एक बात बताओ, इस घर में इतना कुछ हो गया, एक एक करके इस घर की सारी औरतें खत्म हो गई। मानता हूँ माँ पिताजी की मृत्यु बुढ़ापे में हुई थी, लेकिन भाभी यानी कि तुम्हारी सासू माँ और मेरी पत्नी या तो उस उम्र में गुजर गई जिस उम्र में व्यक्ति अच्छा खासा स्वस्थ रहता है। और अगर इस घर की सारी बहुएं
इस तरह एक एक करके गुजर गई तो तुम्हारी छोटी चाची सास कैसे बच गई? क्योंकि हर कोई यही बोलता है, इस घर में कोई बुरी शक्ति है जो घर की सारी बहुओं को ख़त्म कर देती है। तो फिर तुम्हारी छोटी चाची सास को क्यों नहीं कुछ हुआ? उस बुरी शक्ति का शिकार वह क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, उनके इस घर में आने के बाद से ही यह सारे कांड क्यों हुए? उसकी शादी से काफ़ी पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी शादी से काफ़ी पहले बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। तब तो कोई बुरी शक्ति नहीं थी इस घर में और ना कोई वास्तु दोष था, क्योंकि यह सब कोई बुरी शक्ति वगैरह नहीं है। सब कुछ प्लानिंग करके किया गया है ताकि इस पूरे घर परिवार पर एकाधिकार जमाया जा सके। मुझे तो कभी कभी तुम्हें लेकर बड़ा डर लगता है। जिस तरह से इस घर से एक एक करके सारी बहुएं समाप्त हो गई हैं, सिर्फ एक महारानी बची है। कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाए। तुम जरा संभल कर रहना। दिव्या ने बोला, अरे चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह सब आपके मन का वहम है, क्योंकि इतना कुछ इस घर में हो गया है। मंजली चाचा जी ने बोला, अच्छा तुम्हें हकीकत पता है क्या हुआ था? दिव्या ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता और मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था यहाँ पर और छोटी चाची सास क्या करती हैं, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि वह बहुत शातिर हैं और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अभी तक उनकी गुलाम नहीं बनी हूँ जैसे मेरे पति और ससुर जी हैं और मेरी ननंदे। वो लोग जब भी ससुराल से मायके आती हैं तो उन्हीं के पास रहती हैं। अपनी भाभी से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। मंजले चाचा ससुर ने बोला, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मेरा कोई बच्चा नहीं था। इस बीच तुम्हारी छोटी चाची सास इस घर में आई और मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर के संपर्क में थे और डॉक्टर की दवाइयाँ काम कर रही थी और हमारा बच्चा होने वाला था। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। हम लोगों को लगा कि शायद दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है और फिर हमने डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया। इस बीच छोटी बहू को आए 2-3 महीने बीत चुके थे और वह घर में सबके ऊपर हावी होती जा रही थी। खुद को सबसे तेज समझती थी। हमारी माँ को तो पूरा उसने मुट्ठी में कर रखा था और मीठी मीठी बातें करके सारा कुछ अपने हाथों में लेती जा रही थी। बड़ी भाभी थोड़ा तेज़ थी और वह उसकी बातों में नहीं आती थी, लेकिन मेरी पत्नी सीधी सादी थी और वह उसकी बातों में आ गई और उसकी गुलाम बनती जा रही थी। और कुछ हद तक मैं भी उसकी बातों में आ चुका था, क्योंकि वह इतने तरीके से खुद को प्रस्तुत करती थी कि लगता था वह कितनी अच्छी है। धीरे धीरे करके उसने घर में काफ़ी एकाधिकार जमा लिया था और हम सब लगभग उसके गुलाम हो गए थे। बस बड़ी भाभी को छोड़कर वह उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी और बोलती थी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। तुम कल की आई, खुद को इस घर की मालकिन कभी मत समझना। इसी बीच मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई। छोटी बहू ने दिखावा करके मेरी पत्नी की बहुत सेवा की और वह रोज़ कोई प्रसाद लाकर मेरी पत्नी को खिलाती थी। 3 महीने के बाद मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया। हम दोनों बिल्कुल टूट गए थे। मैं अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। बड़े भैया का अपना अलग बिजनेस था जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था और घर में सबसे अधिक और अच्छा बिजनेस उनका ही था, जो कि आज भी है। उसके बाद मेरा बिजनेस था। अच्छा खासा दवाइयों का काम था मेरा और मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। तुम्हारे छोटे चाचा जी, उन्होंने कई बार अपना कई तरह का बिजनेस शुरू किया, पर वह कोई भी बिजनेस चला नहीं पाए और सब में उन्होंने घाटा किया। लेकिन उन्होंने घर का छोटा बेटा होने का फ़ायदा उठाया और बार बार माँ पिताजी से अपने बिजनेस के लिए पैसे लिए और हर बार वह सारे पैसे गंवा दिए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर शातिरता दिखाई और सारे पैसे मार लिए, यह दिखाकर कि बिजनेस डूब गया। बहुत शातिर है यह शुरू से ही, क्योंकि इसके आने से पहले मेरा छोटा भाई अपना बिजनेस कैसे भी हो चला ही रहा था और धीरे धीरे चलाकर उसे तरक्की की ओर ले ही जाता, जैसा कि हम दोनों भाइयों ने किया था। लेकिन इसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, इसलिए इसने जानबूझकर बार बार बिजनेस में घाटा दिखाकर माँ पिताजी से कई बार बिजनेस के लिए पैसे ले लिए और माँ पिताजी की जमा की हुई आधे से अधिक धनराशि खुद हड़प ली दोनों मियाँ बीवी ने, जिसमें से कि हम तीनों भाइयों का हिस्सा था। खैर, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि हम दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। मेरी पत्नी फिर से गर्भवती थी। अब छोटे चाचा जी ने पिताजी की दुकान में ही जाकर बैठना शुरू कर दिया था और वहीं पर काम करने लगे थे। यह सब उन लोगों की प्लानिंग भी यह थी ताकि पिताजी की पूरी दुकान को वह अकेले हड़प सकें, जो कि बीच बाजार में अच्छी खासी चलती हुई दुकान थी, और साथ ही साथ पिताजी की जमा की हुई सारी धनराशि पर भी अपना एकाधिकार कर सकें। यह सब तुम्हारी छोटी चाची सास के दिमाग की उपज थी और घर में तो उन्होंने सबको अपने काबू में कर ही रखा था। खैर, मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था,
क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती थी और इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक दिन भाभी हमारे कमरे में आई और बोली, देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, भले ही हमारा आपस में कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि भाभी बहुत तेज़ स्वभाव की थी, इसलिए छोटी बहू ने उन्हें आज तक अपने मीठे बोल के जाल में फंसा नहीं पाया था। भाभी खुद को बड़ी बहू मानती थी और सबको दबा कर रखना चाहती थी, इसलिए ना मेरी पत्नी से और ना छोटी बहू से उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार किया। इसलिए छोटी बहू उन्हें अपने जाल में कभी भी फंसा नहीं पाई और मेरी पत्नी, वह तो उनसे दूर दूर ही रहती थी, क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी थी और तुम्हें तो पता ही है। लेकिन फिर भी भाभी उस दिन मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी देवरानी हो, ठीक है हमारा आपस में नहीं बनता, लेकिन पता नहीं क्यों यह छोटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, कुछ ज़्यादा ही मीठा बोलती है और ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही समझदार दिखाती है और सबको अपने दिखावे के जाल में फंसा लिया है। तुम भी उसके जाल में बुरी तरह से फंसी हुई हो। मुझे पता है तुम्हें वह बहुत अच्छी लगती है, खैर वह तुम्हारी व्यक्तिगत पसंद है, तुम जानो। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे तो सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, उसके बाद वह इस घर में आई है, लेकिन तुम्हारे अब इतने इलाज के बाद बच्चे गर्भ में आ रहे हैं और वह सब के सब खत्म होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे इसमें उसका हाथ लगता है। तुम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं चले जाओ, अगर सही सलामत से अपना बच्चा पैदा करना चाहते हो तो। लेकिन उस वक्त छोटी बहू के प्यार की ऐसी पट्टी हमारी आंखों पर पड़ी हुई थी कि हमें लगा भाभी बस हमें छोटी बहू के खिलाफ भड़काने आई हैं, क्योंकि उनका अपना छोटी बहू से नहीं बनता और हमने उनकी बात नहीं मानी। छोटी हमेशा की तरह प्रसाद लाकर मेरी पत्नी को खिलाती रही और फिर तीसरे महीने में मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया। अब तो हमारे मन में और भी डर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी फिर से गर्भवती थी। इस बार हमने किसी को भी उसके गर्भवती होने की बात नहीं बताई, क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था कि वह गर्भवती है। और जब 3 महीने बीत गए तो वह बहाना बनाकर मायके चली गई और हमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वह गर्भवती है, माँ पिताजी तक को नहीं। वह लंबे समय तक बहाना बनाकर मायके में ही रुकी रही, क्योंकि उसके 3-4 अबॉर्शन हो चुके थे और वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए मैंने घर में बोला था कि वह अपने मायके में रहकर कुछ दिन आराम करना चाहती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है शरीर से। माँ पिताजी ने भी बोला था, हाँ ठीक है, मायके में जो आराम मिल सकता है वह ससुराल में तो नहीं मिल पाता। घर परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा है, शरीर तो उसका कमज़ोर हो ही गया है, लेकिन हमने उसके गर्भवती होने की बात सबसे छुपा ली थी। और फिर जब बच्चा हो गया, मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई, तो हमने यह बात घर में सबको बताई। सबको बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने सबसे बोला कि इतना कुछ हो रहा था तो मुझे लगा इस बार सब कुछ छुपा कर करते हैं। पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके मम्मी पापा के, क्योंकि उसके मायके में उसके मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। उसके भाई भाभी अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं और अब बच्चा होने के बाद ही सबने जाना है। मेरे माँ पिताजी बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी एक बच्ची हो गई। भैया भाभी भी बहुत खुश थे, लेकिन दुखी थी तो बस छोटी चाची, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, और साथ ही मेरा छोटा भाई भी, क्योंकि शादी के बाद से उसने अपने पति को यानी कि मेरे भाई को अपने जैसा ही बना दिया था। लेकिन हाँ, उसके बाद यह बात मेरे मन में बैठ गई कि भाभी ने सही तो कहा था। जब इस बार हमने उसे कोई जानकारी नहीं दी तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि यह सब कुछ वही कर रही थी, इसलिए हमें पूरा यकीन नहीं था। लेकिन हाँ, उसका चेहरा देखकर यह तो पता चल रहा था कि हमारा बच्चा आ गया। इस बात का कि उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं। अब मैं भी बड़ी भाभी की तरह उससे थोड़ी दूरी बनाने लगा और उसका दिया हुआ खाना मैंने बंद कर दिया। उसके भी समझ में आने लगा कि मैं धीरे धीरे उसे समझने लगा हूँ। लेकिन अभी मैं अपनी बच्ची के आने की खुशी में फालतू के लफड़े नहीं करना चाहता था और जल्दी अपने बीवी बच्चों को घर लेकर आने वाला था। लेकिन इसी बीच इस नीच औरत ने तब तक एक और कारनामा घर में कर दिया। इसने घर में यह बात फैला दी कि क्या गारंटी है मेरी पत्नी को जो बच्चा हुआ है वह हमारा बच्चा है। कोई तो नहीं जानता कि वह गर्भवती थी और पूरा वक्त अपने मायके में ही थी, तो क्या पता वहीं से हमने कोई बच्चा गोद ले लिया हो और अब उसे इस खानदान का बच्चा बोल रहे हैं। क्या किसी ने देखा कि भाभी ने ही बच्ची को जन्म दिया है? इसने इतने अच्छे तरीके से यह बात पूरे घर में फैलाई कि सबको यकीन हो गया कि हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि मैंने और मेरी पत्नी ने सब कुछ ड्रामा किया है और हमने एक बच्चा गोद लिया है।
और अब हम उसे इस खानदान का बच्चा बनाकर ला रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाबूजी को भी उसने यकीन दिला दिया था। दिव्या ने बोला, हे भगवान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाचा जी आप, क्योंकि अनुराग मुझसे बोल रहे थे कि आकृति चाचा जी की सगी बेटी नहीं है, गोद लिया है चाचा जी ने उसे, इसलिए हमारा उससे लगाव नहीं है, इसलिए हम उनसे दूर ही रहते हैं। मंझले चाचा जी ने बोला, सोच लो, आज तक क्या लोग ऐसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी छोटी चाची सास की करतूत है। सबके मन में उसने यह जहर भर दिया कि आकृति मेरी बेटी नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी जानती थी, हमारा दिल जानता है कि आकृति हमारी ही बेटी है, पर इस नीच औरत ने इतनी घृणित चाल चली है। दिव्या ने बोला, सच में यह तो बहुत ही मक्कार है छोटी चाची। मंझले चाचा जी ने बोला, उसके कुछ समय के बाद मैं अपनी पत्नी और आकृति को लेकर घर आ गया, लेकिन इस गंदी औरत ने माँ के मन में यह बात कूट कूट कर भर दी थी कि वह मेरी बेटी नहीं है, इसलिए माँ ने कभी भी उसे वह प्यार दुलार नहीं दिया जो वह बड़ी भाभी के बच्चों को देती थी। और कुछ सालों के बाद इसके भी 2 बच्चे हो गए। माँ पिताजी ने जो प्यार इसके बच्चों को दिया और बड़ी भाभी के बच्चों को दिया, वह प्यार माँ पिताजी ने मेरी बेटी आकृति को कभी भी नहीं दिया। इस कमीनी औरत की वजह से जिस प्यार पर मेरी बेटी आकृति का हक था, वह उसे कभी भी नहीं मिला। सबके मन में एक जहर घोल दिया था इसने। अब तो मेरी पत्नी भी इससे नफरत करने लगी। हम दोनों अच्छे से इस कुटिल औरत को समझ चुके थे, और बड़ी भाभी तो इसे समझती ही थी, लेकिन भैया और भैया के बच्चे और माँ पिताजी की आंखों पर इसका पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि यह रोज प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ देती थी जिसे वह खा लेते थे और उसके ही गुणगान करते रहते थे। मेरा परिवार तो मैंने उससे बिल्कुल दूर कर रखा था, और बड़ी भाभी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बस हम लोग ही थे जो इसकी असलियत समझते थे, पर साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब इसे बहुत अच्छा समझते थे। खैर, इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इसी बीच छोटे भाई ने पिताजी की पूरी दुकान लगभग हड़प ली, क्योंकि पिताजी की अब उम्र हो रही थी। साथ ही साथ उसने शातिरता दिखाते हुए पिताजी की सारी एफडी में खुद को नॉमिनी बना लिया था। साथ ही साथ माँ पिताजी के लॉकर में भी अपना नाम शामिल करवा लिया था, ताकि उनके बाद वह लॉकर उसकी कस्टडी में आ जाए और वह उसका मालिक बन जाए। इतना शातिराना खेल खेल रहे थे यह दोनों मियाँ बीवी। मुझे इस बात की भनक लग चुकी थी कि माँ पिताजी के हाथ से उनकी सारी संपत्ति यह दोनों अपने हाथों में लेते जा रहे हैं, और इस बात को लेकर मैं और मेरी पत्नी घर में कभी कभी बवाल भी मचाया करते थे। साथ में बड़ी भाभी भी हमारा साथ देती थी कि घर की संपत्ति पर सबका बराबर का हक होना चाहिए, कोई एक इसका मालिक कैसे बन सकता है। लेकिन माँ पिताजी पूरी तरह से इसके कब्जे में थे, और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। उनके हिसाब से मेरी और बड़े भैया की आमदनी बहुत ज़्यादा है, तो पिताजी की सारी दुकान छोटे बेटे को ही जानी चाहिए। चलो, उसके लिए भी एक बार को हम तैयार थे, लेकिन पिताजी की सारी सेविंग और माँ के सारे जेवर भी उन्हें मिल जाएं, इसके लिए ना हम तैयार थे, ना ही बड़ी भाभी। अब इसने एक नया खेल खेलने की सोची, जो कि इसका अब तक का सबसे खतरनाक खेल साबित हुआ। भले ही तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर यह सच है। इसने यह दिमाग लगाया कि पैसों के लिए तो बवाल औरतें ही मचाती हैं, और अगर औरतें ही इस घर से हट जाएं तो थोड़ी ना भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, और माँ पिताजी का सारा कुछ अपने आप इसके हाथों में आ जाएगा। और इसने अपना शातिराना खेल शुरू कर दिया। तुम विश्वास नहीं करोगी इसने क्या दिमाग चलाया था। हम इसका दिया कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन इस शातिर औरत ने मेरी पत्नी की थायराइड की गोलियां बदलकर उसमें कोई और गोलियां डाल दी थी, जो कि मुझे काफ़ी वक्त के बाद पता चली, जब मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह रोज़ सुबह एक थायराइड की गोली खाती थी, लेकिन इसने मौका पाकर थायराइड की गोलियों को हटाकर उसमें कोई ऐसी गोलियां डाल दी जिसको खाने से धीरे धीरे व्यक्ति का दिल कमज़ोर होता जाता है, और कभी भी एकाएक उसे भयानक दिल का दौरा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यही मेरी पत्नी के साथ हुआ। मेरी बेटी 10-12 वर्ष की थी जब मेरी पत्नी एकाएक हार्ट अटैक से चल बसी। किसी को इसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मैंने भी अपने नसीब का लिखा मान लिया, क्योंकि कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है, या तो मैं नहीं सोच सकता। मुझे या तो लगता था कि यह प्रसाद के रूप में कुछ मिलाकर खिला देती है, जिससे सबको अपने वश में कर रखा है, या फिर मेरी गर्भवती पत्नी को कुछ ऐसा खिला देती थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो जाता था। पर यह किसी को इतने शातिराना तरीके से जान ले सकती है, या तो मैं कभी भी सोच नहीं सकता था, ना ही घर में कोई और ऐसा सोच सकता था। मेरी पत्नी को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। मुझे दुकान और घर दोनों संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को घर में देखने वाला कोई नहीं था, और वह धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ पिताजी
ने कभी उसे वह प्यार दिया ही नहीं। इस शातिर औरत की वजह से तो मुझे ही अपनी बेटी का ख्याल रखना था, इसलिए मैंने अपना सारा बिजनेस समेट दिया और उससे मिले पैसों को मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे अच्छा खासा महीने का ब्याज मुझे आज भी मिलता है और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन पैसों से मैं अपना घर चलाता हूँ और अपनी बेटी की मैंने अच्छी पढ़ाई करवाई, घर पर रहकर उसकी अच्छी परवरिश की, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, और उसकी शादी भी कर दी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करके। लेकिन इतने दिनों से जो मैं घर में हूँ तो इसे अच्छे से समझ चुका हूँ कि यह जादू टोना करके लोगों का वशीकरण भी करती है और मेडिकल साइंस का उपयोग करके लोगों को स्लो पॉइजन देकर मार भी सकती है। दिव्या ने बोला, नहीं चाचा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की जान कोई कैसे ले सकता है? मंझले चाचा जी ने बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यह बहुत नीच औरत है, यह कुछ भी कर सकती है, और अब तक बहू के रूप में वह अकेली इस घर में थी। अब तुम आ गई हो, इसलिए मैंने तुमसे बोला था, इसका दिया लिया कुछ भी मत खाना और इससे सतर्क रहना। और अभी भी मैं तुमसे यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यह बात सही है। तुम भी एक औरत हो और इस घर की बहू हो, तुम भी अपना हक जताओगी और फिर वह तुम्हें अपने रास्ते से इसी तरह से कहीं हटा ना दे जैसे उसने अपनी दोनों जेठानियों को हटाया है। अभी तुम पूरी बात नहीं जानती। दिव्या ने बोला, हाँ तो आप मुझे बताइए ना। मंझले चाचा जी ने बोला, मेरी पत्नी की थायराइड की गोलियाँ इसने बदलकर उसमें पता नहीं कौन सी गोलियाँ डाल दी थी, और यह बात मुझे बड़ी भाभी यानी कि तुम्हारी सास ने ही बताई थी। एक बार मैंने अपने रूम की सफाई करके कूड़ा अपने रूम से बाहर रखा था, उसमें तुम्हारी चाची सास की थायराइड की गोलियाँ भी थी, जिसकी शीशी गिरकर खुल गई थी और गोलियाँ बाहर बिखर गई थी। बड़ी भाभी को भी थायराइड की प्रॉब्लम थी और दोनों एक ही दवाई खाती थी। जब उन्होंने गोलियों को देखा तो उन्हें लगा यह वैसी गोलियां नहीं हैं जो वह खाती हैं, और वह सीधा मेरे पास आई और बोली, देखो यह वैसी गोलियां नहीं हैं जो मैं खाती हूँ, जबकि हम दोनों एक ही गोली खाते थे, और तुम्हारी तो दवाइयों की ही दुकान है, तुम तो अच्छे से पहचानते होगे। मैंने जब गोलियों को हाथ में लिया तो मुझे समझते देर नहीं लगी, वह थायराइड की गोलियां नहीं थी, बल्कि उससे मिलती जुलती ऐसी गोलियां थी जो धीरे धीरे दिल की धड़कनों को रोकता है, और कभी कभी एकाएक ऐसा दिल का दौरा पड़ता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस दवाई का उसने कैसे इंतजाम किया, कहाँ से इंतजाम किया, उसे कैसे मिल गया, यह सब मुझे नहीं पता, क्योंकि यह सारी दवाइयाँ इतनी आसानी से किसी दवाई की दुकान पर नहीं मिल सकती। बड़ी भाभी ने उस दिन मुझसे साफ बोल दिया कि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, उसे मारा गया है, क्योंकि वह अब इससे बहुत चिढ़ने लगी थी जब से तुम्हारी बेटी के बारे में इसने अनाप शनाप बोलकर सारे घर में फैलाया है, और साथ ही साथ अपने हक और हिस्से की बात भी करने लगी थी, इसलिए उसने इसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं थे यह साबित करने के लिए। ऊपर से सबकी आंखों पर इसका पर्दा पड़ा हुआ था और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतना यकीन तो हमें हो गया था कि मेरी पत्नी मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। यह सब फिल्मों में होता है। हाँ, वशीकरण की बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन इतनी घटिया हरकत। चाचा जी ने बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता दिव्या, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पता है यह तेरी छोटी चाची सास बहुत ही नीच औरत है, और यह बहुत कुछ कर चुकी है और अभी आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ है, इस पूरे घर में अपना वर्चस्व स्थापित करना, और कोई इसके रास्ते में आता है तो वह उसे अपने रास्ते से निकाल फेंकती है। सब कुछ की अकेली मालकिन बनना चाहती है। दिव्या ने बोला, हो सकता है चाचा जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं इस घर में आए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। वैसे भी अभी छोटी चाची मायके गई हुई हैं, तो आपसे बात करने का अच्छा मौका है, वरना वह तो हर वक्त मुझ पर नज़र रखती हैं और घर आने पर अनुराग को मेरे खिलाफ भड़का देती हैं, ताकि मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि अनुराग आपसे बहुत चिढ़ते हैं। मंझले चाचा जी ने बोला, हाँ, उसे अपने कब्जे में जो कर रखा है तो उसे तो मैं गलत लगूंगा ही। अब दिव्या ने मंझले चाचा जी से पूछा, और चाचा जी, मेरी सासू माँ यानी कि इस घर की बड़ी बहू, उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि मैंने अनुराग से पूछा तो वह बोलता है कि मेरी मम्मी ऐसे ही एकाएक बेहोश होकर गिर गई थी, और जब उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला शायद हार्ट अटैक आ गया है और इनकी मृत्यु हो गई है। चाचा जी ने बोला, मेरी पत्नी को तो हार्ट अटैक आया था, यह हम सब जानते हैं, और बड़ी भाभी को यानी कि तुम्हारी सासू माँ को हार्ट अटैक आया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि वह घर में बेहोश मिली थी, किचन के बाहर गिरी हुई।
और उन्हें हार्ट की कोई बीमारी भी नहीं थी। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वह मृत थी। डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया था कि शायद हार्ट अटैक आ गया और इनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। बस इतना ही सब लोग जानते हैं। तो दिव्या ने बोला, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। मंझले चाचा जी ने बोला, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी छोटी चाची सास कितनी पहुंची हुई औरत है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद बड़ी भाभी उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। वह तो उसे पहले भी पसंद नहीं करती थी, ऊपर से उसकी थायराइड की गोलियां इसी ने बदली थी। यह बात मैं और बड़ी भाभी दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन हम साबित नहीं कर सकते थे कि यही उसकी थायराइड की गोलियां बदलकर उसे मृत्यु के करीब ले गई थी। लेकिन हाँ, भाभी अभी बहुत उससे सतर्क रहने लगी थी और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वह अपनी दवाइयाँ वगैरह अपने कब्जे में रखती थी, उसे कोई नहीं छू सकता था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ मैंने देखा तो नहीं, लेकिन एक राज की बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन आज मैं तुम पर विश्वास करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इस औरत की घटिया चाल की शिकार अब तुम भी हो जाओ। मेरी बेटी आकृति 11-12 साल की थी जब उसकी माँ की मृत्यु हुई। छोटी बच्ची ही थी वह। उसके 2 सालों के बाद बड़ी भाभी की मृत्यु हुई। बड़ी भाभी की मृत्यु के बाद आकृति बहुत डरी डरी सी रहने लगी। हमें लगा कि शायद या इतना सब कुछ इस घर में हुआ है, इसकी वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। आखिर बच्ची ही है। लेकिन फिर मैंने गौर किया, वह छोटी चाची को देखकर कांप जाती थी और तुरंत मुझसे चिपक जाती थी। तो मुझे कुछ शक हुआ। मुझे ऐसा लगा कहीं बड़ी भाभी की मृत्यु के पीछे इसका हाथ तो नहीं, क्योंकि खिलाड़ी तो यह है ही और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बड़ी भाभी ही थी, जो इसका वर्चस्व इस घर में कायम नहीं होने दे रही थी। तो उन्हें तो रास्ते से हटाना इसके लिए बहुत ज़रूरी था। और मैंने उससे प्यार से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो छोटी चाची को देखकर। तो वह और भी ज़्यादा घबरा गई और बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो छोटी चाची मुझे भी मार डालेगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि आकृति ने ज़रूर कुछ देखा है। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुमने क्या देखा है, तुम मुझे बताओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकृति ने बोला, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मैंने आकृति को इसीलिए हॉस्टल में रखकर पढ़ाया है, क्योंकि डर तो मुझे भी लगता है इस घटिया औरत से। पता नहीं कल को मेरी बेटी को भी खा जाए। मैंने आकृति को हॉस्टल में डाल दिया। लेकिन जाते जाते मैंने आकृति से बोला, अब डरने की कोई बात नहीं। तुम कहाँ रहती हो, किस हॉस्टल में रहती हो, कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। अब तो बता सकती हो घर में क्या हुआ था। आज भी उसे यह बात याद होगी, भले ही हमने उसे अपने दिल की गहराइयों में दफन कर लिया है। आकृति ने बोला, छोटी चाची ने किचन के बाहर पानी गिराया था और उसमें वायर लगाकर करंट पास करवाया था। और बड़ी चाची जब फ़ोन पर बात करते हुए किचन की तरफ आ रही थी तो उन्होंने देखा नहीं और उस पानी में उनका पैर चला गया, जिससे उन्हें बहुत ज़ोर का करंट लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। और जैसे ही बड़ी चाची गिरी, छोटी चाची ने वायर हटा दी और जल्दी जल्दी से पोछा मारकर सारा पानी सुखा दिया और वहाँ से भाग गई। लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तो मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वह मुझे भी इसी तरह से करंट लगाकर मार डालेंगी। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं समझ गई कि यह औरत बहुत ही नीच और घटिया किस्म की औरत है। किसी की जान लेना इसके लिए एक खेल है। मुझे पता था यह सब बात बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। और भाभी की मृत्यु हो चुकी है। कोई पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था भाभी का। डॉक्टर ने हार्ट अटैक की बात कह दी थी, क्योंकि इस शातिर औरत में इतनी घटिया चाल ही चली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाभी की करंट लगने से मृत्यु हुई है। वह तो आकृति ने देख लिया था, इसलिए यह बात मैं और आकृति जानते हैं। मैंने यह बात भैया को कभी नहीं बताई, क्योंकि वह कभी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इसने उन सबको वश में जो कर रखा है। तुम अभी उसके वश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। दिव्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने बोला, चाचा जी आपने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि कोई औरत इतना घटिया काम कर सकती है। मुझे लगता है आपको छोटी चाची से बहुत ज़्यादा नफरत है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने अपने मन में ही ख्याल बना लिया है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। मंझले चाचा जी ने बोला, कोई बात नहीं, मुझे किसी को यकीन दिलाना भी नहीं है। मेरी एक बेटी थी जिसको मैंने शादी ब्याह करके यहाँ से हटा दिया है।
अब यहाँ पर मैं अकेला हूँ। मुझे अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं है, पर हाँ, इसका जो यह सपना है ना कि इस घर की अकेली मालकिन बनकर इस घर की सारी संपत्ति पर यह और इसका पति और इसके बच्चे राज करेंगे, वह मैं कभी नहीं होने दूँगा। मैं अपनी बेटी का हक उसे दिलवा कर रहूँगा। अपने मायके से लेकर नहीं आई है यह सारी संपत्ति, जो अपना हक जताती रहती है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं अपना हिस्सा लेकर उसे बेचकर वह सारे पैसे अपनी बेटी को दे दूँगा। देखता हूँ इसकी साजिश कैसे कामयाब होती है। इसी दौलत के लिए तो इसने इतनी चालें चली हैं। बाबूजी की सारी सेविंग इसने रख ली, बाबूजी की दुकान इसने रख ली, हमारे जितने दुकान बाजार में बने हुए थे उन सबको किराए पर चढ़ाकर उनका सारा किराया अकेले यह लेती है, जिस पर सब भाइयों का बराबर का हक है। माँ के सारे जेवर इसने अकेले रखे हुए हैं। क्या सब कुछ अपने मायके से लेकर आई है, जो अपने बाप का माल समझकर हड़प जा रही है, और जो इसके रास्ते में आता है उसे हटा देती है। और एक तुम्हारे बेवकूफ़ ससुर जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब, जो इसे महान औरत समझते हैं और इसके घर का सारा खर्चा चलाते हैं। अपने तो सारे पैसे बचा लेती है। दिव्या ने बोला, हाँ यह बात तो है। मैंने भी इस बारे में पापा से बात की कि उनके घर का राशन पानी वगैरह आप क्यों लेकर आते हैं। तो पापा ने बोला, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो। क्या करूँ, अब पापा से तो ज़ुबान नहीं लड़ा सकती। मंझले चाचा जी ने बोला, यह बहुत शातिर औरत है। मैंने तो अपना बिजनेस समेट दिया और बैंक में रखे हुए पैसे से अपना खर्च चलाता हूँ। लेकिन इसे बहुत अच्छे से पता है कि भैया का बिजनेस कितना बड़ा है, तो उसकी नज़र उस पर भी होगी। यह सोचती होगी कि भैया को रास्ते से हटाकर वह सारा बिजनेस हड़प ले और अपने बेटे को उस बिजनेस का मालिक बना दे, जो कि अनुराग के हक का बिजनेस है। अनुराग को तो उसने मुट्ठी में कर ही रखा है और उसे भैया को हटाने में कितना ही वक्त लगेगा। यह सब सुनकर दिव्या अंदर तक काँप गई। तो मंझले चाचा जी ने बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना इससे, और इसका दिया लिया कुछ भी खाना मत, नहीं तो अपने ससुर जी और पति की तरह तुम भी इसके गुलाम बन जाओगी, क्योंकि इतना तो तुम्हें भी दिख रहा होगा कि इसकी हरकतें क्या है इस घर में। दिव्या ने बोला, हाँ वह तो है चाचा जी, इसलिए तो मुझे छोटी चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा मुझे दबाकर रखने की कोशिश करती हैं, जबकि जितना हक उनका इस घर पर है उतना ही हक मेरा भी है। मैं भी इस घर की बहू हूँ और वह कोई मेरी सास तो है नहीं जो मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करती हैं। मंझले चाचा जी ने बोला, हाँ और तुम खुद समझदार हो। दिव्या ने बोला, हाँ मैं उन्हें देख लूँगी, यह सब टोने टोटके से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और जो आप सब बातें बता रहे हैं ना, मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही उनसे डरे हुए हैं। यह सब कुछ नहीं होता, कोई अकेली औरत इतना हावी नहीं हो सकती। आप अपने दिमाग से इन फालतू की बातों को निकाल दीजिए। और रहे उनके टोने टोटके और वशीकरण, वह सब तो तब तक ही काम करेगा ना जब वह हमें कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी। धीरे धीरे मैं पापा अनुराग को उनसे दूर कर दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। मंझले चाचा जी ने बोला, दिव्या अभी तुम बच्ची हो, इसलिए तुम्हें यह शातिर औरत सिर्फ टोने टोटके करने वाली एक मामूली औरत लग रही है। तुम्हारी सास और मेरी पत्नी को इसने रास्ते से हटाया है। अभी तुम्हें पता ही क्या है हमारी माँ के साथ क्या हुआ था। दिव्या ने बोला, क्यों, दादी माँ दोनों चाची के गुजरने के बाद गुजरी हैं क्या। मंझले चाचा जी ने बोला, और क्या, दादी माँ की मृत्यु उनके दोनों बहुओं की मृत्यु के बाद हुई है। वह भी कैसे कोई नहीं जानता। रात को वह ठीक ठाक सोई थी और सुबह मृत मिली थी। हम सब यही सोचते हैं कि बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन क्या पता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी उसका ही हाथ है, जो कि मुझे पता नहीं, पर आज नहीं तो कल पता ज़रूर चल जाएगा। एक एक करके इसने घर की सारी औरतों को ठिकाने लगा दिया जो इस घर की मालकिन हो सकती थी, इसलिए यह इस घर की अकेली मालकिन बन गई है। इसलिए अब तुम्हें लेकर मुझे डर लगता है, क्योंकि अब तुम भी इस घर की बहू हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कल को कुछ बुरा हो जाए और उसे एक हादसे का नाम दे दिया जाए, जैसा कि आज तक हो रहा है। दिव्या ने बोला, अरे चाचा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बहुत वहम होते हैं। दादी माँ बूढ़ी हो गई थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हुई होगी। मंझले चाचा जी ने बोला, हो सकता है, लेकिन हमारे पिताजी हमारी माँ से पूरे 10 वर्ष बड़े थे। लेकिन तुम्हारी शादी के 1 वर्ष पहले बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि वह इस घर से इतना मतलब ही नहीं रखते थे। जब से उन्होंने दुनियादारी छोड़ी थी, उन्हें बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता था और अपने भजन कीर्तन में लगे रहते थे। इसलिए उनसे इसको कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी स्वाभाविक मृत्यु मिली है।
और उनके मृत्यु में मुझे किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं है। लेकिन माँ के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। पक्का इसमें इस औरत का कोई हाथ तो जरूर होगा, जो आज नहीं तो कल जरूर पता चलेगा। पर तुम अपना ध्यान रखना, दिव्या ने बोला। चाचा जी, बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूंगी, और आप भी अपना ध्यान रखिए। और ऐसी औरतों से मैं डरने वाली नहीं। घर में इतना कुछ हादसा हो गया है, इसलिए आप काफ़ी डर गए हैं। पर यह मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी, और मेरे ख्याल से यह सब आपका वहम ही होगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दिव्या उठकर अपने कमरे में आ चुकी थी, और मंझले चाचा जी की कही हुई बातें उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी कि अगर उनकी बातें कहीं सच हों तब तो सच में छोटी चाची बहुत ही खतरनाक है, और उनसे बचकर रहने में ही भलाई है। दिव्या सोच रही थी, सच्चाई जो भी हो, अब वह हर वक्त सतर्क रहेगी, और धीरे धीरे अनुराग और पापा जी को भी छोटी चाची के जाल से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। जब उनका दिया लिया यह लोग खाएंगे ही नहीं, तो खुद ब खुद उनके वशीकरण के जाल से बाहर आ जाएंगे। यही सब सोचते सोचते दिव्या की आंख लग गई। दिव्या की छोटी चाची सास अब अपने मायके से आ चुकी थी, लेकिन दिव्या के मन में अभी भी मंझले चाचा जी की कही गई बातें चल रही थी कि छोटी चाची ने ही उनकी सास और मंझली सास को मार डाला है, और दादी की मृत्यु कैसे हुई इस बात पर भी उन्हें शक है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं, इसलिए वह बता नहीं पाए। पर उनका कहना है कि उसकी दादी सास को भी जरूर छोटी चाची ने ही मारा होगा। खैर, दिव्या आज बहुत खुश थी। सुबह सुबह उसे पता चला था कि वह गर्भवती है, और उसने सबको यह बात बताई थी। घर में सब बहुत खुश थे। मंझले चाचा ससुर ने इशारों इशारों में दिव्या से अपना ख्याल रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्हें तो घर में कोई और पसंद नहीं करता था, और दिव्या भी उनसे छुप छुप कर ही मिलती थी। खैर, दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे थे, तो छोटी चाची सास के बेटे ने अपने भैया अनुराग से बोला, भैया मेरे लिए एक बाइक खरीद दो ना। और अनुराग ने बोल दिया, चलो अभी दिलवा देता हूँ। अब बाइक कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है, लाख 1.5 लाख की तो मिलेगी ही। इधर दिव्या खुद माँ बनने वाली थी, और सोच रही थी, इस तरह से तो छोटी चाची सास और छोटे चाचा ससुर और उनके बच्चे हम लोग को लूटते ही जाएंगे। अपनी हर चीज़ की फरमाइश अनुराग और उसके ससुर से ही करते हैं, और कभी कभी जब उसकी ननंदें आती हैं तो जीजाजी से काफ़ी कुछ निकलवा लेती है, छोटी साली बनकर। छोटी चाची सास की बेटी अनुराग ने जैसे ही बाइक के लिए हाँ कही, दिव्या ने बोला, अनुराग प्लीज़, बाइक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप चाची से बोलिए, वह खुद उसकी बाइक खरीद देंगी। अब हमारा परिवार भी बढ़ने वाला है, पैसे थोड़े बचाने सीखिए। आप और पापा बिना सोचे समझे बड़े से बड़ा खर्चा चाचा के परिवार के लिए कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे गलत नहीं बोलती, पर वह भी तो कुछ करे। वह तो कभी 1 रुपया भी हमारे ऊपर खर्च नहीं करती। ऐसे रिश्ते निभाने से क्या फ़ायदा जो एक तरफा चल रहे हों। और चलो 1000-2000 की बात होती तो कोई बात नहीं, पर बाइक तो लाख 1.5 लाख में आएगी। अनुराग ने बोला, दिव्या तुम दिमाग मत लगाओ इन सब बातों में, तुम बस अपना ख्याल रखो। पैसा का हिसाब किताब मैं और पापा देखते हैं, हम देख लेंगे कब क्या और कैसे करना है। लेकिन अब दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जितना ही अपने ससुर जी और अनुराग को रोका करती थी फालतू के पैसे खर्च करने के लिए, उतना ही छोटी चाची और उनके परिवार उसके ससुर और पति को लूटते रहते थे और अपने सारे पैसे बचाते रहते थे। लेकिन अनुराग और उसके ससुर जी को यह बात कभी भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज दिव्या कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी दिख रही थी। शायद वह गर्भवती थी, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा था, और उसने बोला, अनुराग कोई बाइक खरीद कर नहीं देंगे। अनुराग, जो कि हमेशा दिव्या के ऊपर बहुत प्यार से बातें करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था, दिव्या के ऊपर बुरी तरह से भड़क पड़ा, और गुस्से में दिव्या के ऊपर हाथ भी उठा दिया कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो, खबरदार जो मेरे मामलों में कभी कुछ बोला। दिव्या हैरान हो गई कि अनुराग उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, और अनुराग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपने होश में नहीं है। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थी। यह सब शोरगुल सुनकर दिव्या के ससुर जी भी बाहर आ गए और देखा कि दिव्या और अनुराग में बहस चल रही है, और ससुर जी को समझते देर नहीं लगी कि अनुराग अपने होश में नहीं है। उधर दिव्या की नज़र अपनी चाची सास पर पड़ी तो वह कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी, और दिव्या का दिल कर रहा था कि जाकर चाची सास को एक थप्पड़ लगा दे, क्योंकि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने अनुराग को अपने वश में कर रखा है। दिव्या समझ चुकी थी कि मंझले चाचा ससुर गलत नहीं बोल रहे हैं। घर में सब लोग लगभग बाहर हॉल में आ चुके थे।
यह तमाशा देखने के लिए। मंझले चाचा ससुर को भी समझते देर नहीं लगी कि छोटे ने अपना खेल फिर से शुरू कर दिया है। अनुराग गुस्से में अपने कमरे में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दिव्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उसने इतना कुछ सीरियसली लिया ही नहीं था और सोचा जब अनुराग का मूड ठीक होगा वह खुद ही बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लेकिन अनुराग ने जैसे ही अपना कमरा बंद किया, दिव्या के ससुर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, अनुराग बेटा बाहर आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बाहर आ जा। अनुराग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था जो कि खिड़की से दिखाई पड़ रहा था। दिव्या ने बोला, पापा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बेड पर ही तो बैठे हुए हैं अनुराग। गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएंगे। वैसे भी मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ कि यह सब कुछ छोटी चाची सास का किया धरा है, पर आप और अनुराग के ऊपर तो जैसे उनका भूत सवार है। वह आप लोगों को कभी गलत दिखती ही नहीं और देखिए कैसे मुस्कुरा रही है यह सब कुछ देखकर। लेकिन आपको अभी भी वह सही दिखेंगी, वश में जो कर रखा है आपको और अनुराग को। आज अनुराग ने उनकी वजह से मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। दिव्या के ससुर जी ने बोला, मुझे सब पता है, मैं इसकी एक एक हरकत जानता हूँ और मैं कोई इसके वश में नहीं हूँ। जो कुछ करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। हाँ, अनुराग इसके वश में है और बुरी तरह से इसके वश में है और कभी भी यह औरत उसका कुछ भी बुरा कर सकती है। इसलिए मैं आज तक जो यह चाहती है चुपचाप कर देता हूँ क्योंकि मैं अनुराग को खोना नहीं चाहता। क्योंकि यह नीच औरत जैसे इसने तेरी सास और तेरी मंझली चाची सास और मेरी माँ यानी कि तेरी दादी सास की जान ली है, वैसे ही मेरे अनुराग की भी जान ले लेगी। दिव्या ने बोला, पापा आपको सब कुछ पता है? दिव्या के ससुर जी ने बोला, हाँ बेटा मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप इसके कहे अनुसार चलता रहता हूँ। छोटी चाची अभी भी हॉल में खड़ी होकर कुटिल मुस्कान मुस्करा रही थी। अब तो मंझले चाचा ससुर भी हैरान हो गए कि बड़े भाई साहब को सब कुछ पता था और फिर भी वह अब तक चुप थे। ऐसी क्या मजबूरी थी? दिव्या ने बोला, क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अनुराग को कुछ नहीं होगा, रूम में ही तो बंद है, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा होगा तो वह रूम खोल देंगे। दिव्या के ससुर ने बोला, तू नहीं जानती यह औरत कुछ भी कर सकती है, यह मेरे अनुराग की जान ले लेगी। दिव्या ने बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुराग अभी भी चुपचाप पलंग पर बैठा हुआ था। दिव्या ने ससुर जी से पूछा, पापा प्लीज़ बताइए क्या हुआ था दादी को? जब आप भी सारी सच्चाई जानते थे तो आज तक आपने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? दिव्या के ससुर जी ने बोला, मेरी मजबूरी थी बेटा, मैं बहुत मजबूर था। इसने अनुराग को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। पता नहीं अनुराग पर कौन सा जादू टोना किया है कि अनुराग पूरी तरह से इसके वश में है और यह जो चाहे अनुराग से करवा सकती है और जब चाहे अनुराग की जान ले सकती है। देखो अभी अनुराग को पूरी तरह से इसके वश में है, यह जो बोलेगी वह वही करेगा। दिव्या ने बोला, कुछ नहीं होगा पापा, बुराई कभी नहीं जीतती। यह आज तक इसलिए सब कुछ करती आई है क्योंकि आप लोगों ने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया है। आप बताइए क्या हुआ था दादी को? दिव्या के ससुर जी ने बोला, तेरी दादी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और एक दिन मैं उनके कमरे में ही था। मैं वॉशरूम के अंदर था और तेरी छोटी चाची उनके कमरे में आई। उसे पता नहीं था कि मैं वॉशरूम के अंदर हूँ। मैं वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि माँ और छोटी बातें करने लगी और मैं वहीं से उनकी बातें सुनने लगा। दादी ने उससे बोला कि अब मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कभी भी यह दुनिया छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे जो जेवर हैं वह मैं अपने तीनों बेटों में बराबर बांटना चाहती हूँ। अब दोनों बहुएं तो रही नहीं तो उन दोनों के हिस्सों को मैं उनके पतियों को दे दूँगी और तू अपना हिस्सा ले ले। तो छोटी चाची ने बोला, नहीं कोई जेवर नहीं बटेंगे, यह सब कुछ मैं अकेले रखूँगी क्योंकि मैं इस घर की अकेली बहू हूँ। भैया जेवर लेकर क्या करेंगे? दोनों भाभियाँ तो अब दुनिया में है नहीं। तब माँ ने छोटी से बोला था कि मेरी बहुएं नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे बेटे और उनके बच्चे तो हैं, इसलिए मेरे जेवरों के तो 3 हिस्से होंगे। तो छोटी ने बोला, आप चुपचाप रहिए, कोई हिस्सा नहीं होगा, यह सब कुछ मुझे और मेरे बच्चों को ही मिलेगा। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जैसे आपकी दोनों बहुओं को खामोश किया है वैसे ही आपको भी खामोश करने में देर नहीं लगेगी। मैंने और माँ ने जब यह सुना तो हम हतप्रभ रह गए। माँ भड़क उठी, क्या बोल रही है तू? तूने मेरी दोनों बहुओं को मारा है? आज मैं सबको बता दूंगी कि तू धन संपत्ति के लिए कितनी नीचे गिर सकती है और अब मुझे मारने की बात कर रही है। मैं मेरे सारे जेवर सब में बराबर बांटूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वॉशरूम के अंदर ही था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गया था यह सब कुछ सुनकर
कि अचानक उसने तकिया उठाकर माँ के मुंह पर दबा दिया। मैंने जैसे ही देखा कि उसने तकिया माँ के मुंह के ऊपर दबा दिया है, मैं दौड़कर वॉशरूम से उसकी तरफ आया और उसे खींचकर पीछे की ओर धक्का मारा। लेकिन माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और इस तरह से तकिया मुंह पर दबाने से तुरंत ही माँ का दम घुट गया और माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि यह सच में ऐसा कुछ कर सकती है तो मैं उसी वक्त वॉशरूम से बाहर निकल जाता, लेकिन उसने एकाएक माँ के ऊपर हमला कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतनी शातिर हो सकती है, इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है कि वह इतनी आसानी से अपनी दो जेठानियों को और सास की जान ले ले। मैंने बोला, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पुलिस में दूंगा। तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, पहले अपने बेटे को तो संभाल लो। मैंने देखा अनुराग छत पर चला गया है। मैंने अनुराग को आवाज़ दी पर वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। छत पर बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा था। तेरी छोटी चाची सास ने बोला, बहुत अच्छे से वशीकरण किया है तेरे बेटे का, और मैं अभी बोलूँगी तो वह अभी छत से नीचे कूद जाएगा। क्या बताएगा सबको कि मैंने अपनी दोनों जेठानियों और सास को मारा है? लेकिन साबित कैसे करेगा? और पुलिस के पास जाने से पहले यह सोच ले कि अनुराग का क्या होगा, क्योंकि मैं जो बोलूँगी अनुराग वही करेगा। तो अपना मुंह बंद रख और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही कर, या तो जैसे अपनी पत्नी को खोया है अपने बेटे को खोने के लिए भी तैयार हो जा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं छत की तरफ दौड़ गया ताकि अनुराग को पकड़कर नीचे ले आऊं, लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब जाता था अनुराग छत से कूदने को तैयार हो जाता था और फिर मैं मजबूर होकर नीचे आ गया और छोटे के हाथ जोड़ने लगा कि अनुराग को नीचे बुला लो, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। छोटी ने हंसते हुए बोला, वह तो मुझे पता ही है, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। चल, तुझे यह भी बता देती हूँ कि तेरी पत्नी को मैंने करंट लगाकर मारा है और मंजली जेठानी को मैंने उसकी दवाइयाँ बदल कर मारा है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरी माँ को तो मैंने तेरे सामने ही मारा है, तूने देख ही लिया। अब अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो जो और जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही करते रहना, और कभी किसी को कुछ पता मत चलने देना कि तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ससुर जी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर दिव्या और मंजले चाचा जी हैरान हो गए। मंजले चाचा जी ने बोला, भैया आपको सब कुछ पता था और आप मजबूरी में इस नीच औरत का साथ दे रहे थे। दिव्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने बोला, आज मैं इस नीच औरत को छोड़ूंगी नहीं, इसे तो मैं पुलिस में दूंगी। तो चाची हंसने लगी और बोली, और क्या बोलोगी पुलिस से कि मैंने इस घर की 3 औरतों को मारा है? बेवकूफ़ लड़की, साबित कैसे करोगी? पहले अपने पति की चिंता करो। जरा देखो तो तुम्हारा पति क्या कर रहा है। दिव्या ने घबराकर अनुराग की तरफ देखा। अनुराग पंखे से फांसी का फंदा लगा रहा था। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनुराग, यह तुम क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, दिमाग को काबू में लो, तुम क्या कर रहे हो? अनुराग के पापा भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब लोग अनुराग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुराग किसी की ओर नहीं देख रहा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिव्या के ससुर जी छोटी चाची सास के हाथ छोड़ने लगे और बोले, नहीं छोटी, मेरे बेटे को बख्श दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने आज तक नहीं बोला है। मेरी बहू अभी बच्ची है, उसे नहीं पता कि तू कितनी पहुँची हुई खिलाड़ी है और क्या कर सकती है। मैं उसे समझा दूंगा, तू अनुराग को छोड़ दे। लेकिन छोटी चाची बोल रही थी, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी। तेरी यह बहू बहुत हवा में उड़ रही थी, आज दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। किसी के पास दम है तो अनुराग को मेरे वशीकरण से निकाल कर दिखाए। अनुराग वही करेगा जो मैं कहूँगी। मंझले चाचा ने भी छोटी चाची के हाथ जोड़ लिए और बोले, तुम्हें हमसे दुश्मनी है ना, सारी संपत्ति ले लो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुराग की अभी उम्र ही क्या है, छोड़ दो उसे। हम सब यह घर छोड़कर सब कुछ तुम्हें देकर चले जाएंगे, पर हमारे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन छोटी चाची अपने गुमान और अहंकार में अलग ही दुनिया में जा चुकी थी और उसे लग रहा था वह सबसे ताकतवर इंसान है इस दुनिया की, उसे कोई नहीं हरा सकता। दिव्या को समझ में आ गया था कि छोटी चाची सास ने बहुत बुरी तरह से अनुराग को अपने वश में ले रखा है और उनके वश से अनुराग को निकालना आसान नहीं है। लेकिन दिव्या को यह भी बात पता थी कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती इस दुनिया में, और दिव्या दौड़कर घर के मंदिर की तरफ भागी। मंदिर में जाकर दिव्या ने अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना की, हे बजरंग बली, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, वह पापनी अपने जादू टोने से आपके संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। आज आपको अपनी शक्ति उस औरत को दिखानी ही पड़ेगी, वह अपने अहंकार में चूर हो चुकी है। हे बजरंग बली,
बचपन से ही मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ और मुझे पता है आप हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालेंगे। बजरंग बली, आज आप अपनी शक्ति इस अहंकारी औरत को दिखा दीजिए और इसे बता दीजिए कि संसार में ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। कोई काली शक्ति कभी ईश्वर की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। बजरंग बली, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और आज सच्चे मन से आपको पुकारा है, तो आज आप अपनी शक्ति दिखा दीजिए। कहकर दिव्या ने मंदिर में पड़ा हुआ जल का कलश उठा लिया और लेकर अनुराग के कमरे की तरफ भागी और जोर से जय बजरंग बली बोलते हुए लोटे का सारा जल अनुराग के ऊपर खिड़की से फेंक दिया। जैसे ही बजरंग बली का जल अनुराग के शरीर के ऊपर पड़ा, वह होश में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और बोला, यह क्या हो रहा है? यह मैं कमरे में बंद होकर पंखे में फंदा क्यों लगा रहा था? दिव्या अनुराग के गले लगकर रोने लगी और बोली, छोटी चाची के जाल में फंस चुके थे तुम। इसने तुम्हारा वशीकरण कर रखा था। आज तुम बजरंग बली की कृपा से इसके जाल से बाहर आ चुके हो। अनुराग को सही सलामत देखकर दिव्या के ससुर जी भी बहुत खुश हुए और बोले, दिव्या, आज तुमने दिखा दिया एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और किस तरह से पत्नी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। ईश्वर की शक्ति के दर्शन करा दिए आज तुमने इस काली शक्ति को। कहकर छोटी चाची की ओर देखा और मंझले चाचा जी ने एक जोरदार तमाचा छोटी चाची को लगाया और बोला, अब तेरा सारा खेल खत्म हुआ। तुझे तो हम जरूर पुलिस में देंगे, बस थोड़े सबूत हमारे हाथ लग जाए। छोटी चाची को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बोली, रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ टोने टोटके कर सकती हूँ? अभी देखो मैं क्या कर सकती हूँ। सबको लगा कि यह क्या करने वाली है। तब तक छोटी चाची अपने कमरे से रिवॉल्वर लेकर आ गई। यह देखकर सब हैरान हो गए कि वह इतनी क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकती है कि जादू टोने के साथ साथ इतने क्रिमिनल तरीके से लोगों को मार देती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि छोटी चाची के हाथ में लोडेड रिवॉल्वर थी। छोटी चाची ने दिव्या को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, सारे कलह की जड़ यह है, जब से इस घर में आई है सारे काम बिगड़ रहे हैं और इसने तो मेरा बुना हुआ इतना बड़ा जाल ही तोड़ दिया जो मैंने बचपन से अनुराग के ऊपर कर रखा था। अब तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगी। देखती हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जो कोई भी छोटी चाची को रोकने के लिए आगे आ रहा था तो छोटी चाची सीधा बंदूक दिव्या की कनपट्टी पर लगा दे रही थी और बोल रही थी, दूर रहो मुझसे, तुरंत मैं इसे गोली मार दूंगी। बहुत खुश हो रहे हो ना तुम लोग कि दिव्या माँ बनने वाली है, तुम्हारी अगली पीढ़ी आने वाली है। देखती हूँ कैसे बनती है यह माँ। अनुराग ने बोला, चाची प्लीज़ दिव्या को छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपको जो चाहिए आप सब ले लीजिए, प्लीज़ दिव्या को छोड़ दीजिए। दिव्या के ससुर जी ने भी बोला, छोटी रहम करो, दिव्या अभी बच्ची है, इसकी कोख में इस खानदान का वारिस है, बख्श दो दिव्या को। लेकिन छोटी चाची तो अपने ही गुमान में जी रही थी और बोल रही थी, क्यों, मुझे अभी थप्पड़ मारा था ना, अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि एकाएक हॉल में दिव्या को अपनी सासू माँ की तस्वीर दिखी और दिव्या के मुंह से एकाएक निकला, माँ मुझे बचा लीजिए, माँ मेरे पेट में आपके बेटे का बच्चा है, इस खानदान का वारिस है, यह नीच औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लीजिए माँ। और दिव्या ने पूरे जोर से अपनी सासू माँ की तस्वीर को देखकर आवाज़ लगा दी। छोटी चाची हंस रही थी कि यह मरी हुई मेरी जेठानी तुझे बचाने आएगी कि एकाएक जोर की आवाज़ आई हॉल में और सामने दिव्या की सासू माँ खड़ी थी, जिसे देखकर सब सहम गए। उन्होंने बोला, अब तेरा खेल खत्म हो गया छोटी, बहुत बर्बादी कर ली तूने इस घर में। अब तू मेरे वंश को मारना चाहती है, मेरी बहू को मारना चाहती है। आज जब मेरी बहू ने मुझे पुकारा तो मुझे उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दिया उसकी पुकार ने। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हमने, लेकिन अब तेरी और गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज जिस दर्द में मेरी बहू ने मुझे पुकारा है उसकी आवाज़ इस ब्रह्मांड से होते हुए उस दुनिया तक पहुंच गई जहां हम जैसी आत्माएं रहती है। और मुझे ईश्वर ने कुछ देर के लिए तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ भेज दिया है। अब तेरा खेल खत्म। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिव्या की चाची तो जड़ हो गई थी, उसे समझ में आ गया था अब तो उसका खेल खत्म। उसकी पकड़ दिव्या पर ढीली होती गई और दिव्या उसके चंगुल से निकलकर आगे की ओर भागी। छोटी चाची ने सोचा, मेरा मरना तो तय है, लेकिन इसे तो मारकर ही मरूंगी क्योंकि इसने
ही मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। और उसने गोली दिव्या की ओर चला दी, लेकिन दिव्या की सासू माँ की आत्मा ने उस गोली को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, यह सब इंसानों पर काम करता है, आत्माओं पर नहीं। और मेरे यहाँ रहते मेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहकर उसने अपने देवरानी को गले से पकड़कर हवा में टांग दिया। 2 पल में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ हो सकता है। दिव्या की सासू माँ ने बोला, जैसे हमारी मौत का कोई सबूत नहीं मिला था और हमारी मौत को हार्ट अटैक माना गया था, वैसे ही इसकी मौत का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा और यह भी हार्ट अटैक की मौत मानी जाएगी। और वैसे भी जब इस घर की 2 बड़ी बहुएं हार्ट अटैक से मर चुकी हैं, तो छोटी बहू को भी तो हमारा साथ देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। कहकर दिव्या की सासू माँ ने दिव्या और अनुराग की तरफ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठा दिया। दिव्या और अनुराग ने माँ के हाथ जोड़ लिए और सासू माँ वहाँ से गायब हो चुकी थी। छोटी चाची सास की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके बच्चे वहाँ खड़े होकर हतप्रभ जड़ होकर यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर के सारे लोग सदमे में थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज बुराई का अंत हो चुका था और बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर खुद धरती पर आए थे, क्योंकि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर को धरती पर आना ही पड़ता है।